हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ जाइए आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है सी टेट पेपर के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पेपर भी हैं, उनकी हमारी सीरीज़ चल रही है। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं आपका बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का चैप्टर, जो चैप्टर आपका 6 होता है। ठीक है, तो हम ये चैप्टर टॉपिक बाई टॉपिक सीरीज़ चलाएंगे। जो पूरा सिलेबस के टॉपिक दे रखे हैं वो सबकी सीरीज़ चलेगी। आप उसमें एनालाइज करिए कितने क्वेश्चंस आते हैं, और टॉपिक वाइज टॉपिक हम टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप आई होप आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक भी वीडियो देख रहे होंगे। आज अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन 9 से लिए हैं, फर्स्ट से लेके 8 तक प्रीवियस में नहीं आए थे। 9 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि पूछे गए भी हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है मैचिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग का, हमें मैचिंग करनी है। तो हम देखते हैं, आपका नियम दे रखे हैं। प्रगतिशील प्रोग्रेसिव जो लर्निंग होती है उसके प्रकार दे रखे हैं उन्होंने, और उनके केंद्र बिंदु दे रखे हैं कि वो प्रकार किसके लिए होता है। तो हमें वो उसका बताना है कि कौन सा आंसर फैक्ट होगा। तो मानवता शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा, संरचनावादी शिक्षा और मॉन्टेसरी शिक्षा। तो जो मानवतावादी शिक्षा होती है वो किसके लिए होती है आपकी? जो मानवता, जो इंसान मानवता बने, तो वो किसके लिए होती है आपकी? थर्ड, कला एवं सामाजिक विज्ञान, किसके लिए? कला एवं सामाजिक विज्ञान के लिए होती है। फिर है संरचनावादी शिक्षा, जो वो संरचनावादी होती है जो कि तकनीकी एवं प्रायोगिक अधिगमन के लिए। ओके, और मॉन्टेसरी शिक्षा होती है आपकी विश्लेषणात्मक एवं पर्यवेक्षण के लिए। तो इसका आपका आंसर है सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सी टेट के ये फेवरेट टॉपिक होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो टॉपिक में जैसे जीन प्याजे है, वाइगोस्की, इनमें से तो क्वेश्चंस देते ही हैं। और सी टेट, DSSB आपका सभी EMRS इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा देते हैं, जो कि आपके रियल टाइप के होते हैं, जो रियल बेस होते हैं, डोमेन नॉलेज टाइप में होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट। सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो सर्व शिक्षा अभियान है हमारा, तो वो किसके लिए है? सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित मुख्य कार्यक्रम है। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब ही सार्वभौमिकरण होता है। तो ये आपका सही बात है। इसके अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा है। ये जो पॉइंट है ना, इन्हें भी याद कर लो। सर्व शिक्षा अभियान में क्या है? सब पढ़ें और सब बढ़ें का नारा है। सही बात है। इस अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया है। हाँ जी, इस अभियान पर कंप्यूटर पे भी, शिक्षा पर भी बल दिया गया है। कंप्यूटर एक अलग से ऐड किया है। उससे पहले हमारा कंप्यूटर पे जो जोर नहीं दिया जाता था। जब से ये अभियान आया था तो तब से ही कंप्यूटर पे भी जोर देने लगा। तो इसमें आपके आंसर है ये सभी। मध्याह्न भोजन योजना की जो मिड डे मील स्कीम शुरुआत सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुई थी? तो किस राज्य से हुई थी आपकी? तमिलनाडु से हुई थी। मैंने इसका भी टॉपिक देख रखा है, सब दे रखा है। आप इसका टॉपिक पढ़िए पहले, उसमें से और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। पहले टॉपिक भी पढ़ा करिए, उसके बाद देन आप अपने आप को जज करा करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस टॉपिक के बाद गलत जा रहे हैं। एक बार भी रीड करने के बाद भी क्वेश्चंस लगाइए कि आपने एक बार में कितना एनालाइज करा उस वीडियो में। ओके, नेक्स्ट है हमारा मध्याह्न भोजन जो योजना है, मिड डे मील स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताने। यह 1 सितंबर 2004 से देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पकाए गए भोजन उपलब्ध कराने की योजना आरंभ कर दी गई। हाँ, ये कब से? 1 दिसंबर से। मध्याह्न भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिन देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है। पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया गया है कि भोजन कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन से युक्त हो। तो देखो, इसमें से मिड डे मील में से ही कितने पॉइंट हैं, और यही पॉइंट आप याद करिए। देखो कितना कैलोरी होनी चाहिए? 450। इसी एक क्वेश्चन में से आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि मिड डे मील में कितनी कैलोरी होती है? 450 कैलोरी होती है और 12 ग्राम प्रोटीन होती है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। और मैंने जो पढ़ा रखा है वो सब मिडिल, जो आपके प्राइमरी बैच के बच्चे हैं उनके लिए कैलोरी कितनी होती है, और उसके अपर प्राइमरी बच्चों के लिए कितनी कैलोरी होती है, कितने प्रोटीन होते हैं, कितना मात्रा होती है, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। जो सटीक क्वेश्चन उसमें से बनते हैं, एक्स्ट्रा भी नहीं है वीडियोस में जो एक्स्ट्रा भर रखा हो, वो जो वही सटीक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई जो एक्ट है 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह अधिनियम देश की 14 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की प्रदान व्यवस्था करना है। यही बात है, सही बात है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में हुआ था। तो जो शिक्षा का अधिकार नियम है वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में हुआ था। यह बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर आपका है यह सभी, चारों इसके पॉइंट सही हैं आपके। ओके, फिर आपका जो अब हमारा स्टार्ट होते हैं जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनमें देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? कौन से में जो प्राइमरी टीचर होते हैं उसमें से कौन सी महत्वपूर्ण बात होती है? पढ़ाने की उत्सुकता। देखो, अगर उत्सुक करेगा टीचर तो वो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? नहीं। धैर्य एवं दृढ़ता, ये सबसे सटीक बात है। जब तक टीचर में धैर्य नहीं होगा, बच्चे को नहीं आ रहा, आपने धैर्य नहीं करा, बच्चे को एक बार नहीं समझ में आया और आपने धैर्य नहीं करा, आपने उसे डांट दिया, मना कर दिया, आप पे धैर्य नहीं हुआ, आपको गुस्सा आ गया, नहीं। सबसे पहले क्या चाहिए टीचर को? धैर्य और दृढ़ता चाहिए। धैर्य, बहुत पेशेंस, बहुत बच्चे उधम मचा रहे हैं, आपने पेशेंस करा, झेला, थोड़ा पनिशमेंट दिया, उसके बाद आपने धैर्य, सबसे मेन पॉइंट तो धैर्य ही बनता है। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। दक्षता तो नेगेटिव पॉइंट है, हम कीवर्ड्स भी लेके चलेंगे। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका आंसर है आपका धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तोड़ना। तो हमारी शिक्षा क्या कहती है? देखो, पूरे जो इस टाइप के क्वेश्चन हुआ करे ना कि मतलब क्या होना चाहिए, देखो जो तो पॉइंट हैं, थ्योरी बेस होते हैं, उसको तो हम एक बार पहला ऑप्शन पढ़ लिया, उसका सटीक वो आंसर है तो वही लगा देते हैं। यहाँ पे देखो, पहला आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ पहला सही है, नहीं, उसमें आपको कैसे जज करना होता है ऑप्शंस को? सबसे ज़्यादा, जब सबसे ज़्यादा बात किसकी सही कही गई है उसको देखा जाता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे कहें विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, यहाँ भी व्यवसाय की बात करिए, व्यावसायिक कुशलता मतलब जो कोर्स होते हैं उस टाइप में, तो ये बात ठीक है, बट यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उन पे ठीक नहीं है। सामाजिक जागरूकता का विकास करना सामाजिक का भी होता है, बट हमने कहा ना जो हमें सटीक उद्देश्य क्या होना चाहिए शिक्षार्थी के लिए, जो हम उस बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं वो पूरे व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को प्रयोग में होना चाहिए। जैसे हम मैथ सीखते हैं, वो उसके जैसे हम जोड़ घटाव सीखते हैं, ठीक है, जोड़ घटाव बहुत ज़रूरी बताया गया है 9th क्लास तक, ये से बेसिक है, तो वो हमारी जीवन लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, पढ़ना, हमारा हिंदी पढ़ना यूज़ होता है, तो मतलब इस तरह से व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होता है। ओके, नेक्स्ट, शिक्षा का सत्तावादी स्तर है। सत्तावादी स्तर क्या होता है? देखो, आज सत्तावादी क्या होती है? शिक्षक केंद्रित। जो सत्तावादी होती है वो कैसी होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। ओके, शिक्षक केंद्रित कैसे होती है? देखो, शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है क्योंकि इसके अंतर्गत शिक्षा में शिक्षक ही सर्वोपरि होता है, ना कि बालक। तो सत्तावादी में समझ लो, सत्तावादी में शिक्षक केंद्रित होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बालकों का सार्वजनिक और सृजनात्मक विकास नहीं होता। शिक्षक केंद्रित में बच्चों का सृजनात्मक विकास भी नहीं होता, सार्वजनिक विकास भी नहीं होता, क्योंकि हमें बाल केंद्रित शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक के से कोई मैटर नहीं करता, आज के ज़माने के बच्चों पे डिपेंड करती है कि कैसे पढ़ाई बनाई जाए। ओके, तो सत्तावादी स्तर किसका है? शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है। कक्षा 1 से लेके 5 तक, आपका 1 से लेके 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो क्या होगा इसका अनुपात? आपका 40 होगा। तो देखो, जब आपके 200 से अधिक बच्चे हैं तो क्या होगा? 40 पे 1 टीचर होगा। क्या अनुपात होगा? 40 पे 1 टीचर होता है। तो रेशियो क्या बनाओगे?
1:40। तो क्या रेशियो होता है? 1:40 होता है। मीन्स 40 बच्चे होंगे और एक आपका टीचर होगा। ओके, तो इसमें यही पूछा है 200 से अधिक आपके होंगे तो उस कक्षा में प्रवेश करने पे तो कितना होता है आपका? 40 बच्चों पे एक टीचर होता है। तो ठीक है, तो ये अनुपात है, शिक्षक छात्र का अनुपात होता है 1 से लेके 5 तक। तो ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो रीट में भी आया है और यूपी टेट में भी बहुत बार ऐसा रिपीट होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें कि क्या होता है। ओके, फिर है नेक्स्ट आपका, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस आपके बार बार बनते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो वो कितने होते हैं आपके? 45 घंटे। तो प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं तो कितने होते हैं वो? 45 घंटे होते हैं, 45 घंटे प्रति सप्ताह। तो एक 1 वीक में उसे कितने आवर्स पढ़ाना है? 45 आवर्स को पढ़ाना है। किसके नियम के तहत? 2009 के नियम के तहत पढ़ाना है। ओके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में से एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? 2009 में जो दायित्व है वो अध्यापक के लिए क्या है? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना। अब ये टीचर ही उपस्थित नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? ये बात सही ही है। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। जो पूरा कैरिकुलम दिया है, पाठ्यक्रम दिया है, वो तो पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा। ओके, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। हाँ जी, पूरा टाइम पे ही सिलेबस खत्म करना होगा। तो इसका क्या है? उपरोक्त सभी आंसर इसके ठीक हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्रियात्मक अनुसंसाधन का उद्देश्य। जो क्रियात्मक अनुसंसाधन होता है, प्रोसेस होता है, वो आपका उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या दे रखा है आपको बताना होगा। नवीन ज्ञान की खोज करना, नो। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, नो। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्या होता है? विद्यालय तथा जो कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना होता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, क्रियात्मक जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, वो क्रियात्मक एक्टिविटी जिसमें बच्चा अपना पूरा बॉडी फिजिकली मेंटली सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो वो किस लिए होता है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए होता है। ओके, फिर आपका, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी या आत्मनिर्भरता पैदा होगी। तो देखो, जब बच्चा खुद करता है, सेल्फ करता है, तो उसमें क्या होता है? आत्मनिर्भर आता है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। जब शक्ति कहाँ से बढ़ेगी? शक्ति की तो बात ही नहीं है। मानसिक शक्ति कैसे बढ़ जाएगी? अपने आप करेगा तो मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी अपने आप ही जल्दी से नहीं, वो डेवलप करना सीखता है, चीज़ों को सीखता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है कि हाँ मैंने अपने आप से करा। को थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है खुद से करने पे। ओके, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है किसको? जो उसमें जो कार्यवाहक माना है, किसको माना है कार्यवाहक? आपका शिक्षक को। देखो, हर बात मैंने कहा ना कि आज की जो हमारी टीचिंग है वो सिर्फ बाल केंद्रित होती है, वो उस पर नहीं होती है। ओके, तो वो सिर्फ बाल केंद्रित होती है, शिक्षा पे डिपेंड नहीं करती। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किस माना है? वो आपका शिक्षक को माना है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? जो निःशुल्क शिक्षा किसके लिए? आपके 14 वर्ष तक के लिए। कहाँ से? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है। ओके, तो वो सॉरी, कहाँ कितने वर्ष के बच्चों तक के लिए? 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए आपकी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। ओके, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, नियमित, कभी नहीं, जब छात्र कहे। ऐसे कैसे हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्या होगा? नियमित। देखो, कुछ ऑप्शंस आपको कट कर के भी देखे जाते हैं। कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे भी सॉल्व करे जाते हैं। कुछ ट्रिक्स होती हैं ऑप्शंस को सॉल्व करने की, कीवर्ड्स होते हैं, है ना, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो कि हाँ सटीक देखते ही हमको वो कहा जाता है कि हाँ ये ऑप्शन ठीक है।
तो CTET में बहुत ज़रूरी होता है कीवर्ड्स और की पॉइंट्स और ट्रिक, वो मैं आपको एक वीडियो दूंगी, आपको उसको मैं पूरे सारे टोटल कीवर्ड्स लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आप उनको एनालाइज करना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, फिर है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो अब बच्चों को, बच्चे पढ़ते रहे हमारा, तो कौन सी विधि हम यूज़ करेंगे। तो बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। देखते हैं ना, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। स्वयं गतिविधि कैसे हो जाएगी, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे नहीं, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो जब रुचि क्या होगी, जब आप, ये भी नहीं है, प्रश्न पूछेंगे, ये कैसे हो जाएगा, बच्चा पढ़ के आ जाएगा, उसको क्या समझ में आ जाएगा, नहीं, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। गतिविधि की बात हो रही है, तो गतिविधि क्या है, जब कोई भी प्रैक्टिकल होगा आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे और उसको फिर इंडिपेंडेंट बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसको खुद से करने को देंगे कि हाँ बच्चों आप इसको करो। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इनको करने को बोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसने कहा है। तो देखो ये कथन अपने CGTET में आया है, ये एग्ज़ाम जो चंडीगढ़ टेट है, तो इसमें क्या है आपका, स्वामी विवेकानंद ने कही है ये बात। क्या कही है, उनका विचार था शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। तो ये बात कथन उन्होंने कही है, स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षण से अधिगमन पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। जो अधिगमन पर बल देगा उस पर क्या हो सकता है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर अभी मैंने कहा ना, सब चीज़ बालक पे केंद्रित होगी, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर वो परिवर्तन कर सकता है। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो प्रगतिशील विशेषता क्या होती है, समय सारणी और बैठने की अवस्था में लचीलापन। केवल, देखो केवल बात आई है, तो केवल तो हमने कहा नेगेटिव पॉइंट होता है, गलत। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऐसा कैसे हो जाएगा, हम कहें कि बस बच्चे को अच्छे अच्छे अंक आएँ और उसमें कुछ भी उसमें डेवलप ना हो, बच्चे का कोई विकास ना हो, तो ये भी गलत पैटर्न है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई भी बार बार असेसमेंट लिया जाए, परीक्षा ली जाए और उसमें प्रगतिशील बनती है, नो। तो क्या होगा आपका, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, मतलब रोटेशन होना चाहिए, समय सारणी में लचीलापन होना चाहिए। इसका सटीक आंसर ये है। एक बाल केंद्रित कक्षा में, जो बाल केंद्रित कक्षा है, बच्चे सामान्य सीखते हैं। क्या सीखते हैं बच्चे सामान्यतः, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में। किसमें, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में। तो आपका व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में क्या होता है, जो आपका इंडिविजुअल और समूह दोनों पे कार्य करता है। बच्चे, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जो बच्चे इंडिविजुअली भी देखा जाता है कि कौन सा पिछड़ा बालक है, कौन कम धीरे समझता है, कौन ज़्यादा समझता है, किसको कम सुनाई देता है, और ग्रुप में, दोनों रूपों में उसको देखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक व्यक्तित्व और अर्थात मतलब व्यक्तित्व मतलब स्वयं द्वारा कार्य करके और तथा अपने सहपाठियों की सहायता से सीखते हैं। समूह अध्ययन के माध्यम से भी बालक सीखते हैं। तो जो व्यक्तित्व है, जो ये सेल्फ है, सेल्फ है, ये वो नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, ये सेल्फ है। बच्चा क्या है, सेल्फ है, अपने आप स्वयं द्वारा करके सीखता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जो जॉन डीवी है, प्रगतिशील शिक्षा किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। और जो उन्होंने उदाहरण दिया लैब विद्यालय, वो किसका है, प्रगतिशील विद्यालय का है। ओके, तो प्रगतिशील विद्यालय किसका, लैब विद्यालय। और प्रगतिशील शिक्षा दी है, जो वो दिया है आपका एक्सपेरिमेंट, वो किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया है। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। तो मैंने बताया ना, बाल केंद्रित शिक्षा किसके द्वारा करी गई थी, जॉन डीवी के द्वारा। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक कौन है आपके, जॉन डीवी हैं, और जॉन डीवी ने ही आपका प्रगतिशील शिक्षा दी थी। ओके, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2002 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या था। तो अनिवार्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या था आपका, उसका जो अनिवार्य शब्द का अर्थ था, उचित सरकारें दाखिले
उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य क्या क्या करेगी? प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, उपस्थिति प्रेजेंट करेगी, और आपकी सरकार उचित जो सरकार के दाखिले हैं, एडमिशन है, उनको करेगी। ओके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किसके अनुसार होती है? आयु के अनुसार अधिक समजातीय होती है। तो कैसी होती है? आयु के अनुसार होती है। देखो अप्रवाहित तो नेगेटिव वर्ड हो गया। लिंग के अनुसार कैसे होगा? शिक्षा में ऐसा थोड़ी कहा गया है कि लड़का को कम पढ़ाओ, लड़की को कम पढ़ाओ। लिंग के अनुसार तो कुछ हो ही नहीं सकता, बच्चे सब बराबर होते हैं, ऐसा नहीं होता शिक्षा में। आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय। विषम जातीय कहाँ से आ गया? आयु के अनुसार ही तो एडमिशन होता है। 6 साल का बच्चा फर्स्ट में जाएगा, ठीक है, 10 साल का फर्स्ट में नहीं जा सकता, 6 साल का थर्ड में, 9th में नहीं जा सकता। तो सब क्या होता है? आयु के अनुसार अधिक समजातीय होता है। ओके। फिर है आपका क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासित छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान कराना। देखो अब आप बच्चा अनुशासन नहीं कर रहा है तो ये बच्चे की गलती नहीं है। मैंने कहा ना बाल केंद्रित होती है, बट इसमें बच्चे पे नहीं आएगा। आप ऐसा कुछ करो ना कि बच्चा अनुशासन ना ही तोड़े, मतलब आप पर आकर्षित हो, आपको फॉलो करे, आपकी तरफ आए, तो वो चीज़ सब शिक्षक को ही करना होता है। तो देखो आप कहें कि अनुशासनहीन हो रहा है तो छात्र को बाहर निकाल दो, तो ये कहाँ का न्याय है कि उसको कक्षा से बाहर निकाल दो? अरे वो सुधरने के लिए तो स्कूल में ही आया है। आप ऐसा उपाय करो, आप ऐसे स्किल्स निकालो कि बच्चा सुधरे, अनुशासन तोड़े ही नहीं, आपको फॉलो करे। स्कूल में वो क्यों भेजा है? इसीलिए भेजा है ना। तो आप बाहर से निकाल देंगे, ये तो कहीं से बात कही नहीं गई। देखो छात्रों के अभिभावकों को सूचित करेंगे। अरे जब अनुशासन है, अनुशासन नहीं कर रहा है, बाहर स्कूल में भेजा है, वो आपको समर्पित करा है बच्चा, तो अभिभावकों को क्या बोलोगे? पहले तो आपको ही सुधारना पड़ेगा ना। जब आप शिक्षक हो तो आपको ही सुधारना पड़ेगा। अनुशासन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे। ऐसा कैसे? अब अनुशासन शीट को विशिष्ट सुविधा कैसे दे सकते हैं आप? नहीं। तो आपको क्या करना होगा? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना होगा। जो आपकी शिक्षण की स्किल्स हैं, आप जो टीच कर रहे हो, आप बच्चे को प्रशिक्षण दोगे तो आपको क्या करना होगा? शिक्षण को क्या करना होगा? रोचक बनाना होगा। आपको टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना होगा, बहुत अच्छे वे में पढ़ाना होगा, उनके बच्चों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना होगा, बीच बीच में हंसी चटकोले मारने होंगे ताकि बच्चा आपसे इम्प्रेस हो और आपके साथ ताल से ताल मिलाकर बैठकर पढ़े, कोई अनुशासन तोड़ने की सोचे भी नहीं। ओके। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो इसकी कौन सी शैली बेहतर है? आपकी प्रजातांत्रिक नेतृत्व आपकी शैली बेहतर होती है। ओके। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया में देखो 3 ही चीज़ होती है, एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। 3 अंग होते हैं, ये सभी आएगा इसमें। शिक्षा की प्रक्रिया में क्या क्या होता है? शिक्षक टीचर भी होगा, शिक्षार्थी भी होगा और पाठ्यक्रम भी होगा। शिक्षक के बिना ये नहीं हो सकता, इसके बिना ये नहीं हो सकता, तो ये सभी होंगे। देखो इसमें हमें मैचिंग करनी है। ओके। तो मैचिंग बतानी है आपको। रिपब्लिक, तो रिपब्लिक ये सूची और यहाँ पर ये दिए हैं किसने किया है। तो रिपब्लिक प्लेटो किसने किया है? आपका यूनान ग्रीक भाषा है ये। यूनान ग्रीक किसने किया है? आपका ए का है प्लेटो। कौन है ये? प्लेटो। रिपब्लिक प्लेटो जो कि यूनान ग्रीक है। ओके। फिर एमिल एंड एजुकेशन, जो एमिल एंड एजुकेशन है उसका क्या है? आपका रूसो। क्या है? रूसो। ओके। फिर उस जो कि आपका फ्रांस में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका दी स्कूल एंड सोसाइटी, जो द स्कूल एंड सोसाइटी है उसका क्या है? फर्स्ट है आपका जॉन डीवी। द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी। फिर डी है आपका संध्या विधि, जो संध्या विधि है वो किसकी है? आपकी संध्या विधि आपकी है भारत की। किसकी है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आपकी भारत की है। तो संध्या विधि किसकी है? भारत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट समझ के छोड़ना देना, वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।